आज से एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन को देखेंगे, जो प्रत्येक एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि गियर्सन की जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया है, तो बड़ा वृत्त संग्रह नाम दिया है। दूसरा है कि शिव सिंह सरोज व स्तवार दाल तितर एंदुई ए हिंदुस्तानी रचना को वित्त संग्रह मात्र नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद की पुस्तक को क्या कहा है, बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह का है या फिर प्रकांड कवि भी नाम दिया है। लेकिन जो मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलन करता कहा है, उनकी पुस्तक को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह दिया और मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलन करता कह के संबोधित किया है। अगला है कि इन्होंने यानी आचार्य शुक्ल ने क्रोंचे के अभिव्यंजनावाद एवं कुंतक के वक्रोक्तिवाद का तुलनात्मक विवेचन करके अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है। अगला है कि शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। किसने कहा है, तो आचार्य शुक्ल ने कबीर दास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी नाम दिया है। चलिए अगला देखते हैं कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही क्या है, रहस्यवाद है। उन्होंने बोला है कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है वही साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। अगला है कि आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों के प्रेम पद्धति में प्रेम की पीर को महत्वपूर्ण माना है। अगला है कि तुलसी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध किया है, यानी तुलसीदास को सबसे हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। अगला है कि सूरदास को जीवनोत्सव का कवि भी कहा है और इनके जो भ्रमर गीत है उनको ध्वनि काव्य की संज्ञा दी है, यानी सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है और उनके जो कृति है भ्रमर गीत उसको ध्वनि काव्य की संज्ञा प्रदान की है। अगला है कि शुक्ल ने रास पंचाध्यायी की रचना पर नंददास को, यानी नंददास की जो कृति है रास पंचाध्यायी, वो उस पर उन्होंने क्या कहा, जड़िया कवि उपाधि दी है। किसने दी है, तो आचार्य शुक्ल ने रास पंचाध्यायी पर नंददास को उपाधि प्रदान की है। अगला है कि शुक्ल पद्मावती में रतन सेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम न कह करके क्या बोला, रूप लोप की संज्ञा दी है, यानी जो पद्मावती में उसमें जो रतन सेन है उसको इच्छा को प्रेम न करके उन्हें रूप लोप की संज्ञा दी है। अगला है कि सूरदास किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का चाहे वो मौखिक ही क्यों न वो पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। अगला देखते हैं कि सूरदास की भक्ति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग है। क्या कहा है कि पुष्टि मार्ग के बारे में, कि सूरदास की जो भक्ति है उसका मेरुदंड क्या है, पुष्टि मार्ग ही है। अगला है कि सूर वात्सल और वात्सल सुर है, यानी आचार्य शुक्ल ने सूर को वात्सल और वात्सल का सुर माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है, यानी शुक्ल के अनुसार रामकुमार वर्मा ने विद्यापति को क्या माना है, शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। किसने माना है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और यह किसने बात कही है, तो आचार्य शुक्ल का यह कथन है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। अगला है कि घनानंद को लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का कवि तथा साक्षात रस मूर्ति कवि का है। तो दो बातें इसमें कही है घनानंद के लिए कि उन्हें पहला कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता है और प्रयोग वैचित्र का कवि और साक्षात रस मूर्ति का कवि है। तो ये सब बातें किसने कही, तो आचार्य शुक्ल के अनुसार है। अगला है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वह आचार्य शुक्ल कोटि में नहीं आए, वे क्या है, कवि ही है। अगला है कि भाषा के लक्ष्य एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख घनानंद को ही थी। घनानंद के बारे में बोला है कि भाषा के लक्ष्य एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक, इसकी पूरी परख किसको थी, तो घनानंद को ही थी। अगला देखते हैं इनके महत्वपूर्ण कथन को, कि बिहारी के बारे में उन्होंने कहा कि इनके दोहे क्या है, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। आचार्य शुक्ल ने बिहारी के बारे में कहा है कि इनके दोहे क्या है, यानी कि रस के छोटे छोटे छींटे हैं बिहारी के दोहे में। अगला है कि शुक्ल ने भूषण की भाषा की आलोचना भी की है। शुक्ल ने भूषण की भाषा की आलोचना भी की है। अब बोधा के बारे में कहा है कि बोधा क्या है, रसोन्मत्त कवि हैं। रसोन्मत्त कवि कौन है, तो बोधा को रसोन्मत्त कवि कहा है। हालांकि मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक
किससे माना गया है? तो श्रीधर पाठक को। किसने माना है? तो आचार्य शुक्ल ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदवाद का प्रवर्तक माना है। अगला है कि सदा सुखलाल नियाज को हिंदी का गद्य प्रवर्तक माना है। अगला है कि आचार्य शुक्ल ने छायावाद को मधुचर्या भी कहा है। अगला देखते हैं कि आचार्य शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण माना है। पंत को छायावाद का प्रतिनिधि व प्रथम कवि भी माना है आचार्य शुक्ल ने। अगला है कि यदि प्रबंध काव्य एवं विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। क्या बोला कि प्रबंध काव्य एक विस्तृत यानी बहुत बड़ी वनस्थली है तो उसका जो मुक्तक काव्य है वो चुना हुआ एक छोटा सा गुलदस्ता है। अगला है कि आचार्य शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों के लिए महत्वपूर्ण कथन दिए हैं कि इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। किसके बारे में कहा है? तो चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में। ये रीतिकालीन कवि हैं चिंतामणि त्रिपाठी, तो इनके बारे में कहा है कि इनकी भाषा कैसी होती है? ललित और सानुप्रास होती थी। अगला है बेनी के लिए क्या कहा गया कि भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। ये भी रीतिकालीन कवि हैं बेनी, तो इनके लिए बोला गया है कि आचार्य शुक्ल ने कि भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। ये बात किसने कही? तो आचार्य शुक्ल ने। चलिए अगला देखते हैं कि इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। किसके बारे में बात की जाए तो महाराज जसवंत सिंह के लिए, जिन्होंने भाषा भूषण नामक ग्रंथ लिखा है। तो महाराज जसवंत सिंह के लिए ये रीतिकालीन कवि हैं, तो इनके बारे में कहा गया है कि इस ग्रंथ को उन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा गया, यानी कवि के रूप में इनको नहीं मानते, इनको आचार्य के रूप में मानते हैं। और इनकी जो ग्रंथ है भाषा भूषण ग्रंथ के आधार पर ये बात कही है। अगला है कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। किसके बारे में कही गई? तो बिहारी सस्सई के लिए आचार्य शुक्ल ने कहा है कि इनका जो एक एक दोहा है वो हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना गया है। अगला है कि इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते जैसे हृदय काले थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। तो ये भी बिहारी सस्सई के बारे में बात कही है। अगला है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता, ये भी बिहारी सस्सई के लिए बात कही गई है। चलिए अगला देखते हैं कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही मुक्तक की रचना में सफल होगी। तो ये बात किसने कही है? तो बिहारी के लिए भी बात कही गई है। आगे भी बिहारी के लिए बात कही है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। अगला ये भी बिहारी के लिए कहा गया है कि कविता उनकी श्रृंगारी पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। तो बिहारी के लिए ये भी कही गई है कि कविता उनकी श्रृंगारी पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंच पाती, वह नीचे ही रहती है। और ये मंडन के लिए कहा गया है कि ये भी रीतिकालीन कवि हैं मंडन, तो इनके बारे में कहा है आचार्य शुक्ल ने कि भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होती है। तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है कि किसके बारे में क्या कहा गया है। तो जितने अधिकतर रीति साहित्य के बारे में बिहारी के लिए आचार्य शुक्ल ने ज़्यादा कथन दिए हैं, लेकिन जो मंडन है और बाकी जो रचनाकार हैं उनके बारे में बहुत ही कम बात कहें। तो मंडन के लिए इतना ही बोले हैं कि भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।